ठीक, चलो। तो कल तक का कहाँ तक हुआ था कि हम लोगों का कूलम्स लॉ डिफाइन किए हुए थे, ठीक है। तो इधर आज नया आई हुई है, 3 क्लासेस हो चुके हैं, ठीक। लेकिन बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें किया हुआ है, ठीक है। वो भी जो किए हुए हैं उसको एक बार रिवीजन भी करेंगे आगे चल करके कभी। और सारे जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब में अपलोड हो जाएंगे आज कल परसों तक में, ठीक। तो एक बार उसको मतलब एक बार देख लेना, 2 के स्पीड में भले ही देख लेना, लेकिन एक बार जल्दी से देख लेना ताकि पता चल जाए क्या क्या पढ़े हुए, ठीक है। चलो, तो आज कूलम्स लॉ हम लोग फिर से, अब देखो कूलम्स लॉ तो लास्ट क्लास में खाली उसका डेफिनेशन करके छुड़वा दिए थे। आज एक बार फिर से मैं कूलम्स लॉ स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ही तो है, फिर से एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि वो उसका भी ना छूटे। और तुम लोग लिखे थे क्या पूरा कूलम्स लॉ? ठीक, तो एक बार पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और वहीं से फिर कंटिन्यू करें क्योंकि उसका हम लोग को यूज भी करना है। कूलम्स लॉ याद है? नहीं बाजू, नहीं, ये एक नया टैलेंट है। ठीक है, देखो, तो हम लोग आज कूलम्स लॉ से ही स्टार्ट करेंगे और वहीं से फिर उसको आगे लेते हुए चलेंगे। आज पूरा डिटेल में करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे समझो कि तुम्हारे 12th का जो सिलेबस है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले जितना हम लोग किए हुए थे, कल जितना न्यूमेरिकल्स किए हुए थे, वो सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो तुम्हारे आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ही है बस, वहां से क्वेश्चंस नहीं आते। और इसके पहले के जो टॉपिक्स भी देखे हुए हैं वहां से रेयरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? तो सबसे पहला आज का यही हेडिंग लगाते हैं, कूलम्स लॉ। देखो, एक्चुअली ये कूलम नाम का जो ये साइंटिस्ट था, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ, किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में, जो हम लोग यही देखे थे ना कि दो चार्जेस जो रहते हैं इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स रहता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यही देखे हुए थे, यही इसका लॉ था। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्चुअली इसने एक डिवाइस यूज किया था, ठीक। उस डिवाइस को बोलते हैं टॉर्सन बैलेंस। आज तो मे बी न्यूमेरिकल्स नहीं करने वाले, आज उसका डायग्राम तुमको नहीं दिखाऊंगा, कल न्यूमेरिकल्स करेंगे, कल उसका डायग्राम भी तुमको मैं बताऊंगा, ठीक है, इमेज, कि वो डिवाइस एक्चुअल में होता कैसे। ज्यादा कुछ नहीं है, एक पाइप ऐसे ऊपर में लगा हुआ रहता है, एक छोटा सा एक डब्बा रहता है बीच नीचे में, ठीक, बेस में, और उसमें कुछ कुछ और भी टूल्स वगैरह लगे रहते हैं और कुछ प्रोसीजर होगा उसका। एक्चुअली क्या प्रोसीजर है वो तो मेरे को तो नहीं पता, वो उन्हीं साइंटिस्ट को पता रहेंगे, ठीक है, कि उनमें क्या प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे तो उसमें से हम लोगों को किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का वैल्यू पता चल जाएगा। हालांकि वो जो डिवाइस रहता है इसमें और भी बहुत सारी चीजें निकाला जाता है, जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया जाता है उसी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, ये उसमें से निकाला जाता है, ठीक। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू उसमें से निकाला जाता है। तो डिवाइस का नाम क्या था? टॉर्सन बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कूलम्स यूज्ड अ डिवाइस, यूज्ड अ डिवाइस, इसको हम लोग बोल रहे हैं टॉर्सन बैलेंस। टॉर्सन बैलेंस, ठीक। अब इस लॉ के हिसाब से पहले एक बार मैं यहाँ पे एक बार लॉ और लिख दे रहा हूँ, देखो, टॉर्सन बैलेंस का यूज करते हुए कुलम ने जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ था उस बेसिस पे इसने कुछ रिजल्ट्स निकाले। रिजल्ट्स इसका बेसिकली 2 पॉइंट्स पे बेस्ड है, ठीक, 2 पॉइंट्स पे बेस्ड है। तो कुलम्स लॉ, लॉ क्या बोल रहा है यहाँ पे? द फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, the magnitude of the the magnitude of force of attraction or repulsion between two charges, 2 point charges, is directly is directly proportional to the product of magnitude of both charges
for charges and inversely proportional to the square of distance between them. The square of distance between them. Clear? और इसमें एक लाइन कल नहीं लिख पाए थे, एक लाइन और इसमें नीचे में लिखेंगे आज. This force is act along the line joining to the center of charges. These forces act along the line joining to the center of charges. ठीक, कल ये एक लाइन नीचे का नहीं लिखा पाए थे, इसको आज नोट डाउन कर लो. हो गया? वाह, क्लियर? तो ये हो जाएगा इसका प्रॉपर डेफिनेशन. अब अगर इसको हम लोग वेरिएबल के फॉर्म्स में अगर लिखना चालू करें, तो सबसे पहला इसके बोलने का मतलब है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2. अब ये Q1 Q2 जो है ये दो डिफरेंट चार्जेस है. मान लेते हैं ये एक चार्ज होगा ये Q1 और इधर एक चार्जेस हम लोग एक चार्ज ले लिया हम लोग Q2. ध्यान से समझना, अगर मैं किसी चार्ज के सामने में कोई साइन यूज नहीं करता हूं तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव चार्ज है. क्लियर? जनरली हम लोग ये फिजिक्स में खास करके मोस्टली प्लेसेस पे पॉजिटिव या फिर प्लस क्यू चार्ज का यूज करने वाले रहेंगे. नेगेटिव चार्ज बहुत ही कम तुमको देखने के लिए मिलेगा. ठीक है? ठीक है, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे पॉजिटिव चार्ज लेने वाले हैं. तो जहां पे मैं बिना साइन का अगर चार्ज लिखे तो समझ लेना कि वो पॉजिटिव चार्ज ही है. क्लियर? बाकी मोस्टली जगह पे तो हम लोग चार्ज का साइन भी लिखते हुए चलेंगे. जैसे ये प्लस Q1 हो गया और एक दूसरा चार्ज यहां से ले लेंगे हम लोग प्लस Q2. कल तो बताया था पॉइंट चार्जेस किसको बोलते हैं. बोल पॉइंट चार्जेस किसको बोलते हैं, एक मिनट. पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं? कल ही बताया हूं. पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं? पीछे पॉइंट चार्ज कभी नहीं. पॉइंट चार्ज कल ही तो बताए हैं. पॉइंट चार्ज तो उसको हम लोग पॉइंट एज्यूम करते हैं. कल दो प्लेसेस भी लेकर के बोला था. एक जैसे रायगढ़ ले लिए, एक अमेरिका ले लो. यहाँ से फ्लाइट को तुमको उड़ाना है रायगढ़ से लेकर के अमेरिका तक. ठीक, अब अगर उसको उसको किसी पेज में अगर रिप्रेजेंट करना हुआ तो रायगढ़ को इतना बड़ा थोड़ी दिखाओगे. रायगढ़ से अमेरिका का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में रायगढ़ सिटी और अमेरिका का जो स्पेसिफिक सिटी होगा वो क्या हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे. और उनको हम लोग पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब भी किन्हीं दो दो सब्सटेंस के बीच में डिस्टेंस उनके साइज से बहुत ज्यादा हो जाता है तो उन सब्सटेंसेस को हम लोग पॉइंट साइज का एज्यूम करते हैं. क्लियर? जैसे प्रीवियस ईयर में ग्रेविटेशन पढ़ने के टाइम पे भी जितने भी मासेस लिए हुए थे वो सारे के सारे मासेस पॉइंट मास हुआ करते थे. ठीक है, उससे पहले भी, उसके पहले में भी जैसे वर्क पावर एंड एनर्जी वाला जो चैप्टर था उसमें फोर्स वाला एक चैप्टर है, तो उनमें से भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं सारे के सारे क्या एज्यूम करते हैं, पॉइंट मासेस. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वैसे यहाँ पे आ जाएंगे ये दोनों पॉइंट चार्जेस. Q1 और Q2 दोनों क्या है, पॉइंट चार्जेस. दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लो r. तब के केस में पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, साइन यही लगाओगे और लिखने का जो तरीका होता है वो 1 बाई करके आ जाएगा. लिखे क्या था सेकंड स्टेटमेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये हो जाएगा r, दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा r स्क्वायर. फोर्स दोनों को ये कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इसके जगह पे एक कांस्टेंट यूज होता है और यहाँ पे हम लोग लिए थे k. ठीक है, ये स्मॉल के लिखे रहना. क्लियर? स्मॉल के लिखे रहना. k Q1 Q2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा r स्क्वायर. क्लियर? यहां से k को हम लोगों ने बताया था k क्या होता है, k इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या फिर
कूलम्स कांस्टेंट। क्लियर? और के का वैल्यू कितना बताया गया था? 9 × 10⁹ मैग्नीट्यूड है वो उसका। क्या था वो उसका? मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू। फिर उसका तुमको लिखना है यूनिट भी। ठीक, चलो भाई। तो के इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से क्या लिख रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्लियर? और इसी को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। आ गया बात इतना समझ में? ठीक है, अब आज हम लोग यहां से आगे देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहीं तक किया हुआ, किसी आगे और बताए थे? नहीं ना? ठीक, तो आज हम लोग इसके आगे और देखने वाले हैं। तो देखो, के को तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या फिर कूलम्स कांस्टेंट। एक्चुअली में इस केस का के का न्यूमेरिकल जो वैल्यू रहता है, के का न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 × 10⁹ और इसका जब यूनिट निकालोगे तो यूनिट क्या हो जाएगा? के का ना यूनिट निकाल रहा है, इधर से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? क्या हो जाएगा ये? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कोई डाउट? फिजिक्स में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी अगर यूनिट तुम लोग छोड़ देते हो, लिखना भूल जाते हो, 0.5 मार्क्स वहीं पे काट दिया जाए। बात समझे? तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिट को निकालना भी सीखो। यूनिट कैसे निकाला जाता है? जैसे यहां से हम लोग यूनिट किसका निकाले थे? के का। तो के का यूनिट निकालने के लिए सारे क्वांटिटीज को एक साइड में लिखेंगे, और जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उन्हीं के यूनिट्स को तुमको एज इट इज वहां पे चिपका देना है चुपचाप। ठीक, जैसे यहां से के बाद बचेगा क्या? एफ, आर स्क्वायर इधर आ जाएगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, तो न्यूटन का न्यूटन लिख लिए। आर स्क्वायर, एक आर मतलब मीटर, आर डिस्टेंस है तो एक आर मतलब मीटर, दो आर आ गया मतलब दो डिस्टेंस आ जाएगा तो मीटर स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये Q1 Q2 इधर के साथ में मल्टीप्लाई में, ये दोनों आकर के इधर क्या होंगे? डिवाइड। क्लियर? डिवाइड होंगे। और Q का मतलब चार्ज, चार्ज का यूनिट कूलम। दो चार्जेस हैं तो कूलम का स्क्वायर हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस टाइप से यूनिट फाइंड आउट किया जाता है। किन्हीं भी फिजिकल क्वांटिटीज का अगर तुमको इंडिविजुअली यूनिट पता है तो उनसे कोई सा अगर फॉर्मूला डिराइव हुआ है उनके भी यूनिट्स तुम निकाल पाओगे। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? नहीं? ठीक है, चलो भाई, तो यहां से अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो, नोट डाउन हो गया? जल्दी, जिसका जिसका बचा था जल्दी लिखो। हो गया? ठीक, चलो अब देखो, यहां से हम लोग को इसको आगे बढ़ाना है और के का वैल्यू का डिस्कशन हम लोग चालू करेंगे। देखो, के का जो एक्चुअल में वैल्यू होता है स्मॉल के, इसका वैल्यू जो रहता है ये हो जाएगा 1/4πε। ठीक है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हो जाएगा के इक्वल्स टू 1/4πε। अब देखो यहाँ पे एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसको दूसरे तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो इसको एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हो। एप्सिलॉन एम, किसी किसी बुक में परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को एप्सिलॉन एम करके भी लिखा जाता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? नहीं ना? अब समझो, एप्सिलॉन या फिर ये जो एप्सिलॉन एम लिखे हुए हैं ये होता है परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी लगभग लगभग सभी के स्कूल्स में तो एक बार पढ़ाई चुके रहेंगे ये इसको। नहीं? नहीं? हाँ? नहीं? चलो, तो देखो परमिटिविटी क्या होता है यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे। पहले इसको लिखो, तो इसको लिखो, नेक्स्ट पेज में हम लोग समझेंगे। परमिटिविटी, देखो परमिटिविटी वर्ड से ये पता चल रहा होगा कुछ ना कुछ एक परमिशन देने वाला हो। ठीक है, किसी ना किसी चीज का ये परमिशन देने वाला होगा। ठीक, इसी वजह से, उसी वजह से तो नहीं, इससे हम लोग इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कि किसी ना किसी चीज का एक परमिशन देने वाला होगा। अब ये कौन सा परमिशन देता है ध्यान से समझो। परमिटिविटी को हम लोग मीडियम का लिखे थे ना, यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अपॉन मीडियम, मीडियम चेंज करेंगे परमिटिविटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। मीडियम अगर चेंज करोगे परमिटिविटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसका वैल्यू फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के लिए अलग होता है। ठीक,
इसका वैल्यू वाटर के लिए अलग हो जाएगा, इसका वैल्यू ग्लास के लिए अलग हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए परमिटिविटी का वैल्यू जो रहता है ये अलग अलग हो जाएगा। कोई डाउट इसमें नहीं? ठीक है, अब देखो परमिटिविटी जो रहता है ये एक्चुअली में किस चीज को, क्या चीज का परमिशन देता है या कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म करवाएगा उसको समझो। जैसे मान लो यहाँ पे कोई से दो चार्जेस रखे हुए हैं, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, इनके बीच में अभी मान लो कोई सा एक मीडियम है, ठीक है, कोई सा एक मीडियम है, ये मान लो हम लोगों ने ले लिया एक मीडियम, ठीक। अब इस मीडियम का एक प्रॉपर्टी होगा, इस मीडियम का, ये इसी मीडियम का नहीं, हर एक मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने अपने से, ध्यान से सुनना, कोई सा भी मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने से एक ऐसा फील्ड क्रिएट करेगा। कोई सा भी मीडियम, जैसे ये बाहर एक मीडियम हो गया, इस मीडियम का एक अपना, सॉरी इसका एक प्रॉपर्टी होगा जिसके थ्रू ये एक अपना खुद का क्या करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या करेगा, ये एक अपना फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। और वो जो फील्ड रहता है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है या इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, उस फोर्स के वैल्यू को ये डिक्रीज कर देगा। भेजे में घुसा इतना, इस मीडियम का एक प्रॉपर्टी जो कि इनके बीच में लगने वाले फोर्स के वैल्यू को कम कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मीडियम का परमिटिविटी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बोलने का मतलब ये है कि परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम बाय विच इट क्रिएट्स अ फील्ड इट्स ओन, बाय इट्स ओन, ठीक है, जिसके वजह से ये अपना खुद का एक फील्ड बना लिया। और वही जो फील्ड है वो क्या करने वाला है, यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के इंटरेक्शन को कम करेगा, इन दोनों चार्जेस के इंटरेक्शन को कम करने वाला होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? दूसरे तरीके से इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये ले लिए एक मोहल्ला, मतलब एक कॉलोनी ले लिए, ठीक, अपना ही कॉलोनी समझ लो। यहाँ पे अब तुमको पढ़ाई करना है, इमेजिन कर लो ना, रियलिटी में तो सोच नहीं पाओगे, तो इमेजिनेशन में ये एक यूटोपियन विजन है कि हम घर में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उस इमेजिनेशन को यहाँ पे उतारो, यहाँ पे अगर पढ़ाई कर रहे होगे और तुम्हारे और बुक के बीच में इंटरेक्शन चल रहा हो, ठीक है, तुम्हारे और बुक के बीच में क्या चल रहा है, अभी इंटरेक्शन चल रहा है। सराउंडिंग में जितना ज्यादा भीड़ होगा उतना ज्यादा नॉइस होगा, और जितना ज्यादा नॉइस होगा तुम्हारे और बुक के बीच का इंटरेक्शन क्या होगा, उतना कम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वहीं अगर पूरा का पूरा मोहल्ला खाली हो तो आराम से जो भी तुम्हारे बीच में इंटरेक्शन हो रहा है उसमें कोई भी इंटरफेयर करने वाला सब्सटेंस नहीं होने वाला फिर बीच में। क्लियर? तो जो इंटरेक्शन हो रहा है वो बहुत बढ़िया तरीके से होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ये सेम ऐसे ही ये जब दोनों चार्जेस किसी एक फ्री स्पेस में या फिर वैक्यूम में रखे हुए रहेंगे, तब इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स रहेगा या इनका बीच का जो इंटरेक्शन रहेगा ये सबसे बढ़िया रहेगा और सबसे ज्यादा रहेगा। क्लियर? जैसे इन चार्जेस को हम लोग किसी मीडियम में ले आएंगे तो मीडियम के प्रॉपर्टी के वजह से, मीडियम के अपने प्रॉपर्टी के वजह से इनका इंटरेक्शन क्या होना चालू हो जाएगा, कम। क्लियर? इनका जब इंटरेक्शन कम होना चालू हो जाएगा, बोलने का मतलब इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। भेजे में घुसा इतना? क्लियर? तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या करता है, किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को या फिर किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन को रिड्यूस करता है। ये होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो परमिटिविटी क्या परमिट कर रहा है यहाँ पे, इन दोनों ही चार्जेस के बीच के फोर्स को कम करने का परमिशन दे रहा है। क्लियर? इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को रिड्यूस करने का परमिशन दे रहा है परमिटिविटी। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर? तो लिखने का कोशिश करते हैं एप्सिलॉन या फिर एम। देखो ऐसे लिखो शॉर्ट में, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ड्यू टू विच it creates its own field to reduce the interaction between two charges.
क्लियर हुआ? तो क्या हो जाएगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ड्यू टू विच इट क्रिएट्स इट्स ओन फील्ड टू रिड्यूस द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। सिंपल, क्लियर? अब देखो, परमिटिविटी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, परमिटिविटी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, इन दोनों ही चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन जो रहेगा वो उतना कम होते जाएगा। समझे? बोलने का मतलब परमिटिविटी का वैल्यू जितना बढ़ाते जाओगे, दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले जो फोर्सेस रहेंगे वो उतना कम होते जाएंगे। ठीक, कोई डाउट इसमें? और समझ में आ गया ये पूरा? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब देखो, एप्सिलॉन एम या फिर एप्सिलॉन को हम लोग बोल रहे हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर? यहाँ पे मैं खाली परमिटिविटी लिखा हूं, इसको पूरा लिख लेना, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब देखो, अगर बीच में कोई सा भी मीडियम ना हो तो हम लोग उसको एज्यूम करते हैं कि दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम है या फिर फ्री स्पेस है, दोनों सेम। कभी कभी उसके जगह पे एयर भी यूज कर सकते हो, तो तीनों ही वर्ड्स लिख सकते हो। क्या क्या हो जाएगा? वैक्यूम, फ्री स्पेस या फिर एयर। हालांकि वैक्यूम और एयर के लिए परमिटिविटी का वैल्यू जो है वो अलग अलग होना चाहिए, बट हम लोग उसको अपने कन्वीनियंट के लिए सेम मान करके चलते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो परमिटिविटी फॉर वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, तो यहाँ पे एक और लिखेंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसी को बोलेंगे वैक्यूम, या इसी को हम लोग बोलेंगे एयर। तीनों में से कोई सा भी लिखा जा सकता है। एप्सिलॉन नॉट मतलब हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम या फिर एयर। क्लियर? क्लियर? देखो, अब यहां से हम लोग का एक और नया टर्म आता है जिसको कि हम लोग बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। इसको अलग से ही लिख लेना, इसी के नीचे सीधा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एप्सिलॉन आर से। और एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू रहता है, एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू रहता है, ये हो जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी इन एयर। क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझो, यहाँ पे लास्ट ईयर में, सॉरी लास्ट ईयर के लास्ट ईयर क्लास 10th में एक फिजिक्स में एक टर्म पढ़े हुए थे जिसको कि बोलते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा मोड़ा कुछ भेजे में याद आ रहा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वहां पे दो टाइप से पढ़ा जाता था। हालांकि अभी 12th के भी सिलेबस में पढ़ना है, पर बहुत ज्यादा आगे में, मतलब सेकंड बुक का पार्ट है, सबसे लास्ट वाले चैप्टर से। क्लियर? तो अभी तो वो तुमको पढ़ना नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा 10th याद करने की कोशिश करो। वहां पे क्या देखे हुए थे? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वहां पे दो टाइप से थे, एक था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सेम उसी के कॉन्सेप्ट पे हम लोग को ये देखना है। क्लियर हुआ? रिफ्रैक्टिव यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे क्या जाएगा? रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो, रिलेटिव परमिटिविटी क्या बोलता है? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो क्या बताता था कि किसी भी एक स्पेसिफिक मीडियम में लाइट का स्पीड दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में कितना ज्यादा या कितना कम है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वैसे ही यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताता है? किसी भी एक मीडियम में, किसी भी एक मीडियम का परमिटिविटी एयर या वैक्यूम के परमिटिविटी से कितना टाइम्स ज्यादा है। क्लियर हुआ? क्या बताता है ये? कि किसी भी मीडियम का परमिटिविटी फ्री स्पेस, एयर या फिर वैक्यूम के परमिटिविटी से कितना ज्यादा है। भेजे में घुसा? इतना इतना भेजे में घुसा? अब देखो, ये अगर एप्सिलॉन की बात करेंगे तो ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा? क्लियर हुआ? ये यहां से क्या आ जाएगा? ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये कंडीशन लिख लो एक, इसको ये हमारा काम आएगा अभी। अब लिखो इतना पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी नोट डाउन करो, वैल्यू बता रहा हूं। वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर अगर दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट अगर लिखा है, तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू रहता है मैं तुमको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 यूनिट तुम लोग लिखोगे, मैं इसका यूनिट नहीं बता रहा।
यूनिट इसका तुम लोग निकालोगे। फॉर्मूला लिखे थे ना अभी ऊपर में, एफ इज इक्वल्स टू क्या था, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पे Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये था ना, ये था। यहाँ से एप्सिलॉन को अभी के लिए एप्सिलॉन नॉट मान लो, ठीक। तब के केस में इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो इसका यूनिट निकालना, इसको एफ के जगह ले लेंगे, एफ को नीचे ले आएंगे, इसको एफ के जगह ले जाएंगे, एफ को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ से ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई। ये तो कांस्टेंट, ऐसा कोई यूनिट नहीं होने वाला। बचा क्या यहाँ से, Q1 Q2 डिवाइड बाई एफ, नीचे आया है एफ, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। Q1 Q2 का यूनिट कूलम स्क्वायर, एक Q1 का कूलम, 2 Q है, इसका मतलब कूलम स्क्वायर, नीचे में कूलम स्क्वायर पर फोर्स का न्यूटन, और इसका मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। भेजे में घुसा, क्लियर हुआ ये, तो ये हो जाएगा इसके लिए यूनिट। इसलिए किसका वैल्यू है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एयर या फिर वैक्यूम, उसका ये फिक्स्ड वैल्यू। क्लियर, उतारो, हो गया, हो गया। देखो फॉर्मूला है हमारे पास ये, फॉर्मूला हमारे पास ये, अब इसको रिप्लेस करेंगे इनसे। देखो आगे, अब हमारे पास वी हैव एफ इज इक्वल टू कितना, एफ इज इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं अभी एप्सिलॉन, क्लियर, एप्सिलॉन, और इनटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। डेरिवेशन में गलती से भी इसको पहले में एप्सिलॉन ना ले लेना, पूरा काट देंगे, हालांकि वो तो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता, लेकिन अगर इन केस पूछा गया तो डायरेक्टली यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो पूरा काट दिया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, एप्सिलॉन, क्लियर, एप्सिलॉन नॉट नहीं, या तो एप्सिलॉन एम लिख सकते हो उसको, क्योंकि वो मीडियम का परमिटिविटी है, क्लियर हुआ। और अभी प्रीवियसली हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन ओ, मतलब 0, एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा ये, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यही था। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट था, तो वहां से एप्सिलॉन मीडियम का वैल्यू कितना निकाल लिया हम लोगों ने, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, अभी प्रीवियस में लिखे थे ना बॉक्स बना करके, तो इनटू ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब देखो यहीं पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज, एप्सिलॉन आर इज इक्वल हम लोग क्या लिखे थे, एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है। अगर हम लोग ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ये मीडियम निकाल रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मीडियम। अगर हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी निकालेंगे किसके लिए, एयर या फिर वैक्यूम के लिए, अब देखो ध्यान से, रिलेटिव परमिटिविटी परमिटिविटी फॉर एयर या फिर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर, और ऊपर में यहाँ पे जब मीडियम लिए थे तो इसको एप्सिलॉन हम लोग मीडियम में लिए। अब अगर हम लोग पूरा का पूरा मीडियम को क्या क्या एज्यूम किए हुए हैं, एयर या फिर वैक्यूम, तो ये एप्सिलॉन क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वैल्यू कितना प्रोवाइड करेंगे, 1। इसका मतलब एयर या फिर फ्री स्पेस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कितना, 1, कितना, 1। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब यहां से आगे लिखेंगे फॉर एयर और फ्री स्पेस, फॉर एयर और फ्री स्पेस क्या आ जाएगा यहाँ से, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1, कहां से आया बोलने से, वहां से, बुक्स में नहीं लिखा रहता ये सारा डिटेल में, इतना आ रहा समझ में, वहां पे सीधा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट में से एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 बता के छोड़ देगा, कहां से आया वहां से आया, क्लियर। जब हम लोगों ने एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 ले लिया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू, ये क्या है, एफ ऑफ एयर, मैं यहीं पे ए लिख रहा हूं, हर जगह मत लिखना, क्योंकि यहां से मेरे को ई आर का वैल्यू आगे फिर और एक निकालना है। एक तो ई आर का वैल्यू हम लोगों ने अपने से लिख लिया, किसके रिस्पेक्ट में, एक मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम के रिस्पेक्ट में। अभी आगे में हम लोग ई आर का वैल्यू निकालेंगे फोर्सेस के रिस्पेक्ट में, बहुत ही इजी है, इतना समझ में आया क्या, क्लियर हुआ। आगे देखो, एफ इज इक्वल टू का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 और डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक में? कोई डाउट? यहां से आता है तुम्हारा फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। जबकि एक्चुअल में क्या होता है एप्सिलॉन होता है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम लोगों को फिजिक्स के चैप्टर 1 में मोस्टली केसेस में जो मीडियम लेना है वो कैसा होता है, एयर या फिर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस होता है। ठीक है, खास करके बोर्ड लेवल और सीयूईटी के लेवल में तुमको किसी एक स्पेसिफिक मीडियम का तो वैल्यू देगा ही नहीं। ठीक है, अगर उससे और हायर लेवल के एग्जाम्स अगर देते हो तो अगर वहां पे किसी मीडियम का परमिटिविटी को अगर पूछा रहेगा तो उसका वैल्यू भी तुमको क्वेश्चन में गिवन होगा। ऐसा नहीं है कि तुमको उसको रट्टा मार के जाना है। आया बात समझ में? इतना क्लियर? छापो, जल्दी छापो, छापो इतना, फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलो यहां तक में किसी को डाउट नहीं ना? ये समझ में आ गया? अब देखो यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला हेडिंग लगाओ तुम लोग उस पे, रिलेटिव परमिटिविटी। थोड़ा सा हेडिंग लगा लो ताकि उसको भी थोड़ा डिटेलिंग और देख लेते हैं। देखो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। अब इसका वैल्यू निकालेंगे। देखो इसका वैल्यू निकालेंगे और इसको डिफाइन करने का भी कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग फोर्सेस लेकर के चलेंगे, जो हम लोग दो अलग अलग फोर्सेस देखे हुए थे। एक देखेंगे हम लोग फोर्स किसी एक स्पेसिफिक मीडियम में, ठीक है, और दूसरा देखेंगे हम लोग फोर्स एयर या फिर स्पेस, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम में। क्लियर? तो दो फोर्सेस का वैल्यू पहले यहाँ पे लिखते हैं। वी नो दैट एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए बोलने का मतलब फोर्स एयर में, ठीक है, एयर या फिर वैक्यूम में क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हो गया। और वहीं अगर हम लोग निकालते हैं एफ एम, मतलब फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम, क्लियर, तब के केस में इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन खाली लिखते थे ना, और उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर के साथ में। अब अगर ये आ गया है तो इसका इनटू हो जाएगा ये Q1 Q2 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इन दोनों में कोई डाउट? क्लियर हो गया? दोनों को इक्वेशन मान लो, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से हम लोग निकालेंगे एफ ए डिवाइड बाई एफ एम। क्या निकालेंगे? एफ ए डिवाइड बाई एफ एम। तो क्या हो जाएगा यहां से देखो, एफ ए डिवाइड बाई एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये हो गया। ये जो है ये पलट करके ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे में है। अरे पता है कि नहीं है? समझ जाओगे ना कि डिटेल में लिखूं फिर? ठीक है, देख लो भाई, लिख दूंगा नहीं तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्लियर? और पूरा लिख देते हैं Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये डिवाइड बाई है, इसको डिवाइड देंगे ना उसके साथ, डिवाइड बाई का साइन लगा दिए, भी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, और यहां से क्या आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इतने में कोई डाउट? ये तो ठीक है। डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, ये तो पता होगा। ठीक, तो अब इसको पलटाओ, क्या आ जाएगा यहां से एफ ए डिवाइड बाई एफ एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां से Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई, इसको पलटाओ ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाई 1, नीचे में 1 आ गया, ऊपर से ये चला जाएगा आर स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा ये Q1 और Q2। Q1 Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन आर बचा। यही एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कितना आया है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ ए डिवाइड बाई एफ एम। और इसी को अगर हम लोग एप्सिलॉन के फॉर्म में लिखेंगे तो प्रीवियस रिलेशन क्या आ जाएगा, इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? ये प्रीवियस रिलेशन था और ये फोर्स के बेस पे रिलेशन है। देखो ये क्या है, एप्सिलॉन मतलब कि मीडियम का परमिटिविटी, और नीचे में क्या आया है, वैक्यूम का परमिटिविटी। लेकिन जब फोर्स रहता है तो पलट जाता है। ऊपर में देखो क्या आया है, ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम या फिर एयर,
और नीचे में क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम, मतलब एप्सिलॉन नॉट का ये रेसिप्रोकल होता है। फोर्स क्या होता है, परमिटिविटी का फोर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे कंडीशन में भी देख लो, ये है एफ और ये नीचे में आ रहा है 1 बाई के फॉर्म में आ रहा है, 1 बाई के फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स प्रपोर्शन, एंटी प्रपोर्शन। समझे, क्लियर हुआ ये? तो इस हिसाब से ये तुम्हारे रिलेशन हो जाएंगे, किसके लिए बोलने से, या फिर किसका वैल्यू आया बोलने से, रिलेटिव परमिटिविटी का। अब रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन है बहुत लंबा चौड़ा, है बहुत इजी, पहले मैं बोल रहा हूं सुनो। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है ना, तो इज, ये क्या है, रेशियो, ये क्या हो जाएगा, रेशियो, क्या हो जाएगा ये, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ फोर्स, पहले ऊपर वाले को डिफाइन करो, एफ ये है ना, तो पहले ऊपर वाले को डिफाइन करो, इज अ फोर्स, क्या हो जाएगा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, टू फोर्स बिटवीन उन्हीं दोनों चार्जेस, ठीक है, इन अ मीडियम। कोई डाउट इसमें, समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगा, फोर्स के हिसाब से। एक तो हम लोगों ने एप्सिलॉन के हिसाब से उधर देखा हुआ था कि एक मीडियम के सॉरी एयर या फिर वैक्यूम के कंपैरिजन में किसी एक स्पेसिफिक मीडियम में परमिटिविटी कितना होता है, ये हो जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। लेकिन फोर्स के बेसिस पे अभी जो फॉर्मूला बताया, क्या सॉरी डेफिनेशन बताया, क्या बताया कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो between magnitude of the force between two charges in vacuum to the magnitude of उन्हीं दोनों फोर्सेस, ठीक है, इन अ मीडियम। क्लियर, ठीक है, लिख लोगे? चलो इतने को लिखो जल्दी, फिर इसको डिफाइन करते हैं। एप्सिलॉन आर निकालने तक का लिखो। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखवाया ना, अभी लिखवाया ना, 8.854 इंटू 10, हाँ ठीक है, चलो हो गया, हो गया, पीछे हो गया सबका। चलो तो देखो, यहां से हम लोगों का ये एप्सिलॉन आर तक का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं तुमको बोला था कूलम्स लॉ बताने के बाद मैं तुमको चार्जेस के यूनिट बताऊंगा वहां पे, ठीक। तो चार्जेस के दो यूनिट अभी हम लोग छोटे छोटे ही हैं, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग उतरेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। चलो भाई, ठीक, लगाओ अगला हेडिंग, लगाओ तो अगला हेडिंग लगाओ यहाँ पे। क्या लिखने के लिए बोला मैं अभी, यूनिट्स ऑफ चार्ज लिखो। यूनिट्स ऑफ चार्ज, सबसे पहले एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में हम लोग चार्ज का यूनिट क्या लिखे हुए थे, कूलम, ठीक है। तो एसआई यूनिट इसका होता है कूलम, एसआई यूनिट होता है कूलम। अब क्वेश्चन में क्या करता है, कभी कभी 1 कूलम को डिफाइन करने के लिए बोल देगा, क्या चीज को डिफाइन करने के लिए बोल देगा, 1 कूलम को डिफाइन करने के लिए बोल देगा, ठीक। तो अब देखो 1 कूलम को हम लोग डिफाइन करने के लिए, हालांकि तो बहुत ही इजी है, पहले समझो। जैसे देखो फोर्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, देखो अब मैं बहुत सारे जगह पे खाली के लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में नहीं लिखूंगा, समझे। के का मतलब तुम समझ लेते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। जनरली जो क्वेश्चंस भी आते हैं वहां पे के फॉर्मेट में ही इसका वैल्यू लेना रहता है। के का वैल्यू कितना लिखे थे, 9 × 10⁻9 लिए हुए थे। अब जब इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो वहां पे तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, 4 और पाई का वैल्यू 3.14 और फिर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8 इंटू 8 पॉइंट सॉरी क्या लिखे थे वहां पे 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। उन सारे वैल्यूज को जब वहां पे रखोगे तो तुम्हारा के का वैल्यू उतना ही आएगा, कितना, 9 इंटू 10⁻9। तो इसी वजह से मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे सीधा के का वैल्यू लेकर के सॉल्व कर देंगे हम लोग, ठीक है। कहां उतना लंबा चौड़ा बैठोगे और, ठीक। तो जहां मैं अब सब जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखूंगा, मैं के लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में वही लिखूंगा जहां पे उसका यूज करना रहेगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? आगे देखो, के Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर, क्लियर। अब देखो 1 कूलम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, के का वैल्यू कितना होगा, 9 × 10⁻9, एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 × 10⁻9, ठीक है। Q1 का वैल्यू मान लो 1 कूलम, Q1 का वैल्यू कितना ले लेंगे
1 कूलम, ये हो गया 1 कूलम, ये भी हो जाएगा 1 कूलम, दोनों ही चार्जेस का वैल्यू हम लोग 1 कूलम ले लिए, ठीक है। और नीचे में ये जो डिस्टेंस है, दोनों ही चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, इसको भी हम लोगों ने 1 यूनिट ले लिया, ठीक, 1 सेंटीमीटर हो 1 मीटर हो कुछ भी हो 1 यूनिट ले लिया। अब दो चार्जेस है, एक चार्ज ये मान लो प्लस Q1 और दूसरा चार्ज है ये प्लस Q2, इन दोनों का वैल्यू कितना कितना 1 कूलम 1 कूलम, ठीक, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो r है, r का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 मीटर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब देखो 1 कूलम का चार्ज हम लोग उस फोर्स के वैल्यू को बोलेंगे, या तब हम लोग उस फोर्स के वैल्यू को बोलेंगे जब दो पॉइंट चार्जेस, जब क्या दो पॉइंट चार्जेस को हम लोग 1 कूलम का लिए, ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस हम लोग कितने का लिए 1 कूलम का लिए, दोनों को हम लोगों ने 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेट किया, दोनों को क्या किया 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेट किया, तब के केस में फोर्स का वैल्यू जो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आया है, क्या आया है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आया है, ठीक है। वहां पे जो चार्जेस रहेंगे उनका वैल्यू कितना होगा 1 कूलम का, वहां पे जो चार्जेस रहेंगे उनका वैल्यू कितना होगा 1 कूलम का। ये बोला ना मैं यहाँ के 1 कूलम के चार्ज लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझो, एक कोई सा चार्ज है, ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो, एक कोई सा चार्ज है, ये चार्ज 1 कूलम का तब बोला जाएगा, इस चार्ज को हम लोग 1 कूलम का चार्ज तब बोलेंगे जब अपने जैसा सिमिलर कोई सा चार्ज जिसका भी वैल्यू कितने का हो 1 कूलम का, अपने से 1 मीटर डिस्टेंस पे अगर रखा गया है, कितने डिस्टेंस पे 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया है, तब के केस में इन दोनों के बीच में कोई ना कोई सा फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा ना। तो ये जो फोर्स का वैल्यू है कितना होना चाहिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होना चाहिए। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ये समझ में आया ये। तो 1 कूलम किसको बोल रहा है, जब कोई सा भी एक चार्ज 1 कूलम, अ चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम, कब जब ये अपने से 1 मीटर अपार्ट 1 मीटर दूर रखे हुए अपने टाइप के सिमिलर चार्ज, अपने टाइप के सिमिलर चार्ज पे फोर्स लगा रहा है ना, कितने का फोर्स लगाना चाहिए अपने टाइप के सिमिलर चार्ज पे, जब ये फोर्स अप्लाई करता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 का, कितना फोर्स अप्लाई करेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का जब फोर्स अप्लाई करता है, तब उस चार्ज को हम लोग बोलेंगे 1 कूलम का चार्ज। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो अब इसको लिखने का कोशिश करते हैं, क्या हो जाएगा 1 कूलम, एक काम करते हैं इसको मेरे को नीचे टांगने दो, देखो 1 कूलम, a charge is said to be 1 coulomb when it apply a force of 9 into 10 to the power 9 Newton to its own kind of charge. When placed 1 meter apart from it. When placed 1 meter apart from it. Clear हुआ? A charge is said to be 1 coulomb charge when it apply a force of 9 into 10 to the power 9 Newton to its own kind of charge. अपने ही टाइप के चार्ज पे when placed 1 meter apart from it, जब वही चार्ज इससे 1 मीटर की दूरी पे रखा गया रहेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। पर कहां से आया हुआ बोलने से वहां से आया, समझ में आ गया। हाँ नहीं, Q1 और Q1 को हम लोग इसको 1 कूलम हम लोग तभी बोलेंगे जब ये अपने ही टाइप के किसी दूसरे चार्ज, तो ये अगर 1 कूलम है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं 1 कूलम बोल रहा है ना, डिफाइन तो उसी के लिए करना है। तो इसको अगर 1 कूलम बोल दिया तो इसके सिमिलर चार्ज भी कितने का होगा 1 कूलम का ही होगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, a charge is said to be 1 कूलम। ये जो Q1 है इसी को हम लोग 1 कूलम तब बोलेंगे जब ये अपने ही टाइप के 1 कूलम वाले चार्ज पे,
ठीक है, कितने का फोर्स लगा है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का फोर्स लगा है, जब दोनों ही चार्जेस एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। क्लियर? क्लियर? समझ में आया ये? अगर आएगा डेफिनेशन, अगर डिफाइन करने के लिए आया तो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी इसको लिख लो। ठीक, क्लियर? चलो, अब एसआई यूनिट में तो चार्ज लिख लिए, कितना होता है ये? 1 कूलम का चार्ज होता है। अब इसी को हम लोग सीजीएस यूनिट में देखेंगे। ये लिखे क्या? छापे? छापे? आगे देखो, सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज के यूनिट को हम लोग सीजीएस सिस्टम में, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसी को बोलते हैं ईएसयू। इसी शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसी का दूसरा भी एक यूनिट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, ठीक, एसटीएटी, स्टेट कूलम। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम में ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, इसीलिए लिख लो। सीजीएस सिस्टम में चार्ज का यूनिट क्या होता है? या तो स्टेट कूलम हो जाएगा, या फिर ईएसयू। ईएसयू बोलने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर? क्लियर? तो ये दो तुम्हारे यहाँ पे वैल्यू थे। अब इनका रिलेशन भी एक छोटा सा है, लिख लो। 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज इज इक्वल होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। ये रिलेशन लिख लिएगा। 1 कूलम चार्ज इज इक्वल होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। हुआ? क्लियर? इतना समझ में आया? किसी को इतने में डाउट है? देखो, तो अगर ये क्लियर हो गया है, इसके बाद हम लोगों को वेक्टर फॉर्म देखना है, और वेक्टर फॉर्म हम लोग को बेसिकली 2 टाइप से देखना है, क्योंकि डेरिवेशन बोर्ड का तो फेवरेट क्वेश्चन है, समझे? डिराइव कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बहुत ही बढ़िया। और वेक्टर फॉर्म में हम लोग को 2 तरीके से देखना रहता है। एक तो हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर के फॉर्म टर्म में, किसके टर्म में? यूनिट वेक्टर के टर्म में, ठीक। और एक हम लोग देखेंगे उन्हीं चार्जेस के पोजीशन वेक्टर के टर्म में। क्लियर? एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट करके निकाल दिया है, बट मैं उसको पूरा डिटेल में करवाऊंगा, ठीक। ठीक है, और बीच में उसको छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा, इसी वजह से आज हम लोग उसको नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों को मेरे को एक साथ करवाना पड़ेगा। एक तो वेक्टर फॉर्म और दोनों ही वेक्टर फॉर्म। कौन कौन से? एक तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरा तुम्हारा पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। क्लियर? अब इसको आज नहीं कराने का एक ही रीजन है, मेरे को और 15 मिनट खींचने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को पूरा 100% कंफर्म हूं मैं, तुम में से किसी को भी पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर नहीं पता। नहीं पता ना? नहीं पता? पीछे किसी को? क्लास 11 इतना बर्बाद करके आओ, कैसे पता रहेगा? ठीक है, तो कल करवाने के लिए एक ही बात था। आज तुम्हारा होमवर्क यूनिट वेक्टर क्या होता है, उत्तर क्या, मैं उसके लिए एक फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं, पहले समझिए। ये अगर यूनिट वेक्टर रहता है तो इसको हम लोग कैप से डिनोट करते हैं। तो एक कैप का फॉर्मूला हो जाएगा यहां से वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये फॉर्मूला देखे हो कि नहीं देखे हो? अगर इसको सिंप्लीफाइड वे में बोला जाए तो किसी भी एक वेक्टर को किस फॉर्म में लिखते हैं? एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए। तो देखो यहां से वेक्टर ए इक्वल टू, यहां से क्या है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर ए, और ये क्या होता है? ये होता है मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे तुम्हारा मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? वेक्टर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कल कल चैप्टर 4 में है ये सारा कुछ, मोशन इन प्लेन में। एक बार रिवीजन मार करके आना। क्लियर हुआ? एक बार रिवीजन करके आओगे इसको, समझे? और इसके बाद जब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स,
तो उसमें तुमको देखने के लिए मिलेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलने का मतलब ये तुमको पढ़ाया गया था पिछले साल के ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, ग्रेविटी वाले चैप्टर में। क्लियर? वहां पे एग्जांपल में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, मैं तुमको एग्जांपल का क्वेश्चन भी थोड़ा सा हल्का फुल्का यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ऐसे एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, यहाँ पे 3 मासेस रखे हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे इन तीनों ही मासेस की वजह से इस सेंटर पे जो नेट मास होगा वो कितना होगा ये निकालने के लिए है, और इस एक कोई सा भी एक स्पेसिफिक मास के ऊपर में बाकी दोनों मासेस की वजह से लगने वाला या फिर नेट मास कितना होगा वो निकालने के लिए है। ये एग्जांपल का क्वेश्चन है। क्लियर? लास्ट ईयर मैंने तो करवाया था पूरा यहीं पे, ठीक, बट ये एग्जांपल का क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख करके आना, ग्रेविटी से रिलेटेड। मैंने तुमको पहले ही बोला है ग्रेविटी वाले चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि इन चैप्टर्स में तुम्हारे ग्रेविटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले, बहुत सारे। ठीक है, समझ गया इतना? ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आगे कल हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। चलो।